ओके गाइस, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिखा चुका हूँ और साथ ही साथ आपको बता दिया ये क्या है कि इनर्शिया क्या होता है और ये कैसे ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस लॉ को समझने से पहले हम एक छोटी सी और समझते हैं। तो आप इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ अब आप थोड़ा सा डीप साइंस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ साइंस फिजिक्स। तो मोमेंटम क्या होता है इसे ध्यान से समझिए। मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं जैसे ये मानिए मैं एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूँ कि एक मान लीजिए 1 kg की बॉल है। ठीक है, एक 1 kg की बॉल है और एक 5 kg की बॉल है और आपको खड़ा कर दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आपको 1 kg की बॉल भी रोकनी है और आपको 5 kg की बॉल भी रोकनी है। ठीक है, तो दोनों जो बॉल्स हैं वो आपके पास सेम वेलोसिटी से आ रही हैं। जैसे मान लीजिए 1 kg वाली 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और 5 kg वाली भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम, लेकिन एक का मास कम है, दूसरी का ज़्यादा है। और आपसे कहा गया कि आपको दोनों को रोकना है। तो आप बताइए कि किसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं दोनों को रोकने के लिए तो जो 5 kg वाली है उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स होता है डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, है कि नहीं? अगर वेलोसिटी सेम रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा उस पर लगाना पड़ेगा जिसका मास ज़्यादा होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल समझिए। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो बॉल हैं लेकिन दोनों बॉल्स का जो मास है वो सेम है कि नहीं? 1 kg एंड 1 kg। लेकिन एक बॉल आपके पास 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, दूसरी बॉल आपके पास 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है। समझ पा रहे हैं? इस बार मास कैसा रखा है हमने? मास को सेम रखा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट। एक 5 मीटर पर सेकंड से, एक 50 मीटर पर सेकंड से। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए किसे? उस बॉल को जिसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी जब ज़्यादा वेलोसिटी से आएगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली है कि आपको उसे जब रोकना है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का मास क्या है और डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से आ रहा था तो रोकना है या जब रुका हुआ है तो चलाना है तो कितनी वेलोसिटी से चलाना है। तो फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन वाला एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है। ठीक है, वो आ रही है आपके पास और एक हाथी है वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, डरना नहीं है, मैंने कहा ज़्यादा है, बस इमेजिनेशन वाला एग्जांपल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइकिल आ रही है, वो भी बहुत धीमे धीमे आपके पास आ रही है, हाथी भी बहुत धीमे धीमे आपके पास आ रहा है और आपसे कहा गया कि दोनों को ही रोकना है। तो आप दोनों को ही रोकने के लिए जाएंगे तो बताइए रोकने के लिए किससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाथी को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वरना आपको वो तो सब लेवल लगा के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। अब सपोज करिए कि एक बुलेट है, गन से जो फायर की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये बुलेट कैसे रुकी जाएगी, लेकिन मैंने आपसे कहा दिस इज एक्स्ट्रा इमेजिनरी एग्जांपल है। तो एक बुलेट आपके पास आ रही है, गन की बुलेट जो फायर की गई है और उसकी जो वेलोसिटी या समझते हैं दिस इज़ वेरी फास्ट, उसे आपको रोकना है। और मान लीजिए एक इस बार बुलेट आपके पास आ रही है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आपके पास आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
जो बुलेट की वेलोसिटी से वेरी फास्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, कोई दूसरी बॉल है, तो अब आपको रोकने के लिए किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बुलेट की तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और बॉल मैंने आपसे कहा 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए उससे आ रही है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो बुलेट होगी उसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक हाथी है, ठीक है, अब एक हाथी है जो बुलेट की वेलोसिटी से आपके सामने आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसे रोकने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगाना चाहते हैं, और यही रिजल्ट इक्वली अप्लाई होगा कि जब रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के उसे चलाना चाहते हैं, तो जो आप फोर्स लगाएंगे वो फोर्स न केवल ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और दोनों पे एक साथ डिपेंड करता है, जैसे बुलेट की स्पीड से आता हुआ हाथी। तो इस तरह से फोर्स की डिपेंडेंस होती है, मास और वेलोसिटी दोनों पे एक साथ होती है। इसी वजह से हम एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, जो ऑब्जेक्ट के मास को कंटेन करता है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंटेन करता है। और फिर इस मोमेंटम का ही सीधा सा रिलेशन किससे बना देते हैं? फोर्स से। तो मोमेंटम, मास और वेलोसिटी को जोड़ के मोमेंटम बना दिया, अब मोमेंटम का रिलेशन हम फोर्स से बना देंगे, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो सीधा रहा ना कि फोर्स का रिलेशन मास और वेलोसिटी दोनों से ही बन गया, जो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा था। तो ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम में इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है जो मास और वेलोसिटी को कनेक्ट करती है और सीधा मोमेंटम से जोड़ती है दोनों को, ठीक है। तो क्या होता है मोमेंटम? सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। आप डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसका मोमेंटम? ऑब्जेक्ट का। इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट is m and its velocity is v, then the momentum of the object क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो हम ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम डिफाइन करेंगे, क्या होगा? इसे मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का सीधा सा प्रोडक्ट। इसे पी से डिनोट कर दें मोमेंटम को, दिस इज पी, दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। आप कहेंगे एम से क्यों नहीं कर रहे मोमेंटम है? तो क्योंकि हम एम से मास को कर चुके हैं, ठीक है। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल चेंजेस कर सकते हैं। तो पी इक्वल टू एम इंटू वी, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आपसे कहा था कि जो स्केलर का जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वेक्टर आता है। इसी वजह से मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर। अब क्वेश्चन होता है अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी किधर? मोमेंटम की, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी, डायरेक्शन होगी किसकी? वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? तो वेलोसिटी डायरेक्शन वो होगी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है क्या नहीं? तो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। नीचे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity in SI system. The unit of momentum is, बताएंगे क्या होगा? तो मास की यूनिट तो केजी होगी, वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या बनेगी? इज केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है आपका मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का। और
ये मोमेंटम आपका सीधा किससे कनेक्ट होता है, फोर्स से, जो फोर्स को कनेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के मास से और वेलोसिटी से। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो जब भी मैं वर्ड कहता हूँ ना कि तो मैं उसे रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा या बॉडी को चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये फोर्स होगा ये कौन सा होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर जब तक मैं ये कह नहीं रहा कि ये एक बैलेंस फोर्स है, तब तक आप इसे अनबैलेंस्ड फोर्स मानेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह चुका था कि बैलेंस फोर्स के अंडर में बॉडी या तो रेस्ट में रहती है कि नहीं, या वो यूनिफॉर्म मोशन में आती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन में ये बता चुका था कि यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सीलरेशन कितना आता है, 0। तो अगर आप वेलोसिटी में चेंजेस चाहते हैं, चाहे आप डायरेक्शन में चाहें, चाहे आप मैग्नीट्यूड में चाहें, तो वो हमेशा कौन से फोर्स की वजह से होते हैं, दिस ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं कह भी नहीं रहा वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये खुद मान लेंगे कि ये फोर्स अनबैलेंस ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन आएगा। अभी आप सीखेंगे कैसे फोर्स और एक्सीलरेशन जुड़े हुए होते हैं। जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो क्या होगा, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, है क्या नहीं। तो अगर आप फोर्स में चेंजेस करते हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ अपना थोड़ा सा रोल प्ले करती है, कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है, और ये मेरी फेवरेट कार है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये, चलिए मैं थोड़ी अच्छी बना देता हूँ। अब मान लीजिए इसकी जो बैटरी है वो लो हो गई। लेकिन बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम ये होता है कि वो जब आप की को ऑन करते हैं तो बैटरी क्या करती है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, उससे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है, उससे स्पार्किंग होती है, और उसी स्पार्किंग की वजह से क्या होता है, गाड़ी चलती है। अगर बैटरी लो हो गई तो क्या होगा, स्पार्किंग नहीं हो पाएगी, गाड़ी नहीं चल पाएगी। फिर क्या होता है, जानते, फिर लगता है धक्का। तो जब आप धक्का लगा रहे होते हैं तो गाड़ी तो रेस्ट में है, तो जब आप धक्का लगा रहे हैं तो आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप धक्का लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएंगे ना, तो फोर्स अनबैलेंस ही रहा होगा। अब आप ये समझ जाया करिएगा। तो जब आप एक फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, मास तो उसका ज्यों का त्यों रहेगा, है क्या नहीं। तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे दो लोग थे, दो लोगों ने क्या किया, धक्का लगाया और एकदम से हट गए, तो इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं गाड़ी चले। लेकिन आपने देखा जब गाड़ी नहीं चलती तो क्या करते, कंटिन्यूसली दो लोग या तीन लोग उस पर धक्का लगाते रहते, है कि नहीं। जो अंदर बैठा है वो तो कहता हाँ भाई चलते रहो, और आगे वालों को पसीना आता है, सॉरी धक्का लगाने वालों को पसीना आता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसे क्या करते, थोड़े टाइम के लिए चलाते, तो उसे वो ज़्यादा टाइम के लिए चलाएंगे तो उससे क्या होता है, जो मोमेंटम में चेंज है ना वो भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में चेंज भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा मतलब गाड़ी तेज़ से चलेगी, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो दो आदमियों ने एकदम से फोर्स लगा के छोड़ दिया तब भी फोर्स उतना ही लगा। अब दो आदमी क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को लगातार लगा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए लगा रहे हैं। बात ध्यान समझिएगा, वही दो आदमी है, फोर्स अब भी वही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो गाड़ी के मोमेंटम में जो चेंज होगा ना वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब गाड़ी के मोमेंटम में जो चेंज आना है, या सीधा मैं ये कह दूं कि गाड़ी की जो वेलोसिटी में चेंज आना है, क्यों मोमेंटम चेंज का मतलब वेलोसिटी में चेंज है, या इसका उल्टा भी कि वेलोसिटी में चेंज मोमेंटम में चेंज है, मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आप जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की, इसमें ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। हालांकि ये भी चेंज होता है आगे चल के, तो मोमेंटम में जो चेंज नहीं आएंगे, सॉरी फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, मास में चेंज नहीं आएगा। तो ये वेलोसिटी में चेंजेस जो डिपेंड करते हैं या मोमेंटम में जो चेंज डिपेंड करते हैं वो न केवल फोर्स पर डिपेंड करते हैं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स को आप कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं।
जितने ज़्यादा टाइम के लिए लगाएंगे मोमेंटम में चेंज या फोर्स में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 चीज़ें आप समझ पाए मोमेंटम में, फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है ना, उसमें ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यही होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।